नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें आपसे जुड़ी खबरें, आपकी आमदनी, आपकी नौकरी, आपका खर्च, हमारी अर्थव्यवस्था, जो खबरें सीधे आपकी जेब से जुड़ी हैं, जो आपसे सरोकार रखती हैं, न्यूज दैट यू कैन यूज, सिर्फ उन पर चर्चा। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, कोई राजनीति नहीं। और आज चर्चा में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार हैं। और पवन, जो आज हम खबरें लेने वाले हैं उनमें किसानों के लिए अब बाकायदा अध्यादेश जारी कर दिया है। घोषणा पुरानी है लेकिन किसानों के लिए ये बड़ी खबर है। अब वो अपनी फसल, अपना उत्पाद किसी को भी बेच सकते हैं, तो उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे क्या? ये आज की एक बड़ी खबर है। इसके अलावा देश के रेल मंत्री जो हैं पीयूष गोयल, वो बिल्डर्स को कह रहे हैं कि भैया इतनी बड़ी इन्वेंट्री है, इतने फ्लैट आपके पास पड़े हुए हैं, बिक रहे नहीं है, इनको कम दामों पे बेच दो, यही बेहतर होगा। तो क्या मकान, क्या फ्लैट सस्ते हो जाएंगे? ये एक बड़ी खबर है, आप लोगों से जुड़ी खबर है। उधर ब्याज की अगर हम बात करें, आप ईएमआई, मकान की भी ईएमआई देते हैं, तो उसमें आपको मॉरेटोरियम मिल गया है कि 3 महीने आपको ईएमआई देने की जरूरत नहीं, ब्याज चलता रहेगा, ब्याज माफ नहीं है, लेकिन आपको कुछ महीनों की राहत मिल गई है। वो 3 महीने और बढ़ा दी गई है, कंपनियों को बढ़ा दी गई है। लेकिन अब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि देखिए, हम राहत दे सकते हैं कि कुछ महीनों के लिए ईएमआई मत दीजिए, ब्याज मत दीजिए, ब्याज माफ नहीं कर सकते, तो ब्याज में माफी नहीं होने वाली है। ये खबर भी आपसे जुड़ी हुई है। इसके अलावा आजकल अब मेड इन इंडिया की बहुत बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत, कि अब हम यहीं बनाएंगे, बाहर से क्यों लेकर आएं। प्रधानमंत्री ने सीआईआई में कहा भी, 10 सेक्टर्स आइडेंटिफाई भी किए, उनमें से एक की केस स्टडी लेंगे। एसी भारत में बनने लगेंगे, तो अब एसी बनाने वाले और जानकार जो हैं कंपनियां वाले, वो कह रहे हैं कि भाई 70 का दशक लौट जाएगा, बहुत महंगे हो जाएंगे एसी। अगर ऐसा हुआ तो ये बात सही है क्या? ये डर है क्या? इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा अडानी, 3 एयरपोर्ट्स की बड़ी बात हो रही है ना, हवाई यात्रा की बड़ी बात हो रही है। वो 3 एयरपोर्ट्स लेने वाले थे, वो कह रहे हैं नहीं नहीं, अभी मौसम खराब है, अभी हम एयरपोर्ट्स की पोजीशन नहीं लेंगे। इसके मायने क्या? उन एयरपोर्ट्स के मैं आपको नाम भी बताने वाला हूं। उधर मूडीज की रेटिंग डाउनग्रेड किया है, मूड खराब कर लिया है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर मूडीज ने। यह खबर मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अब जो हमारा वित्त मंत्रालय है वो ये कहता है कि नहीं नहीं, इनके तो दोहरे मापदंड हैं। तो खबर का मैं फ्लायर भी ये बनाऊंगा, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। और ये मैं किस लिए कह रहा हूं, ये आपको मैं बताने वाला हूं। तो आज की बड़ी खबर जो आम आदमी से जुड़ी है, आरबीआई कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि भैया ब्याज में छूट दे सकते हैं लेकिन माफी नहीं दे सकते। इसके मायने क्या हैं? क्या हम ये माने छूट नहीं मिलने वाली है? अभी भी लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि ब्याज माफ हो जाएगा, नहीं होगा। आरबीआई साफ कर रहा है क्या? पवन, देखिए, पहले पहले आपको याद होगा 3 महीने के लिए किया संदीप, और उसके बाद फिर उसको दोबारा से दूसरी किस्त में उन्होंने 3 महीना बढ़ाया। पहली ही बार में थोड़े से कंफ्यूजन के साथ आरबीआई ने लगभग साफ कर दिया था कि साहब देखिए, इस पे इंटरेस्ट वेवर नहीं मिलने वाला है, आपको इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन ये इंटरेस्ट है, देखिए इसमें एक और समझने वाली बात यह है कि अभी तक जो आरबीआई जिसका हवाला देती है कि साहब हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारा 2 लाख करोड़ जो है वो ये स्टेक पे रहेगा। अभी देखने वाली बात ये होगी कि क्या इसमें से भी कोई, जब आरबीआई ने हलफनामा दे दिया है, तो क्या इसमें कोई और बीच का रास्ता निकाला जा सकता है क्या? बीच का रास्ता से मेरा मतलब हुआ कि आपने इंटरेस्ट वेवर नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। कोई इसमें कोई किसी भी किस्म की कोई गलतफहमी न रहे
कि जो 6 महीने का आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया वो आप इंस्टॉलमेंट देंगे, फिर उसके बाद उसका इंटरेस्ट देंगे और फिर उस इंटरेस्ट, रुके हुए इंटरेस्ट पे आप इंटरेस्ट देंगे। हाँ, वही चक्रवर्ती ब्याज तो ना देना पड़े, ये क्लैरिटी आनी चाहिए। जी, तो मेरा ही मानना है संदीप कि शायद ये अभी तक आरबीआई ने इसमें कोई सफाई नहीं दी है, तो बहुत ज्यादा दबाव होगा, रिक्वेस्ट होगा और कस्टमर्स डिस्टर्ब रहेंगे, तो शायद जो तीसरी वाली बात हमने आपसे कही वो एक रिलीफ के तौर पे वो कंसीडर किया जा सकता है, पर उसकी कोई संभावना अभी नहीं, मैं दर्शकों को लगातार, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग पवन, अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं, मैं दर्शकों को लगातार ये कह रहा हूं कि देखिए, अगर आपकी कैपेसिटी है, आप पे कर सकते हैं अपनी ईएमआई, तो जरूर करें। ये तथाकथित राहत लेने की कोशिश मत करें, क्योंकि आप चक्रवर्ती ब्याज के चक्कर में फंस जाएंगे। जो आपका मूलधन है उस पर जो ब्याज चल रहा है वो चलता रहेगा। वो मुलतवी किया गया है 3 महीने के लिए, अब 6 महीने आपसे ब्याज नहीं लेंगे, पर ब्याज चल रहा है, वो चक्का चल रहा है। गलत तो जानकारी नहीं दे रहा मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो चक्रवृद्धि ब्याज है वही शायद बाद में कंसीडर हो भी जाए, पर अभी हम ऐसा नहीं कह सकते किसी दावे के साथ। बिल्कुल। और देखिए, ईएमआई से ये बातें जुड़ी हुई है आपके, और ईएमआई सबसे ज्यादा आम आदमी, आप जैसे मेरे जैसे लोग किस चीज पर देते हैं? वो है घर, सपनों का घर। पर रियलिटी सेक्टर जो है, रियल एस्टेट सेक्टर, वो बिल्कुल गोते पर गोता खा रहा है। घोस्ट टाउन्स बन गए हैं पवन। लोगों ने अपनी सालों की मेहनत, खून पसीने की कमाई मकान में लगाई, और वो मकान बनकर नहीं दे रहे। बन भी जाते हैं तो पोजेशन के नाम पर भद्दा मजाक हो रहा है। एक टावर दे दिया, साथ में कंस्ट्रक्शन चल रही है, लिफ्ट चलती नहीं है, पानी आ नहीं रहा है, पावर बैकअप है नहीं, कोई सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है। पोजेशन दे दी, मकान में घुस नहीं पा रहे हो, पर ईएमआई चले जा रही है। ऐसे में देश के कद्दावर नेता हैं पीयूष गोयल, वो कहते हैं योर बेस्ट बेट इज टू सेल स्टॉक इवन एट अ लोअर रेट। गोयल टू रियल्टर्स, बिल्डरों को पीयूष गोयल कह रहे हैं कि भैया जो माल पड़ा है ना उसे बेच दो, कम दाम पर ही बेच दो। कट प्राइसेस टू सर्वाइव स्लंप, गोयल टेल्स रियलिटी प्लेयर्स। ये एक और खबर, यानी कि अपने दाम कम कर दो अगर आपको मंदी से बचना है। तो आम आदमी के लिए कैसे खबर देखेंगे? क्या फ्लैट, क्या मकान और सस्ते अब होने वाले हैं? इसके दोनों तरह के इंपैक्ट होंगे। जिनका मकान है उनकी कीमत कम हो जाएगी, जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए सस्ते हो सकते हैं। देखिए, एक सबसे जो बात इसमें पढ़ने लायक है, ऐसे मुझे समझ में नहीं आया कि वो ये बात क्यों कह रहे हैं। ये वो किस हैसियत से ये बात कह रहे हैं। और दूसरा, जब वो ये कह रहे हैं तो वो ये तब बोलते जब वो 6 साल में जो रियल्टी सेक्टर गोते खा रही है उसके लिए सरकार अगर कुछ एक बार के अलावा ज्यादा कोई मदद की होती, ज्यादा कोई उसके लिए फेवरेबल फैसले हुए होते, या उसको प्रमोट करने के ऐसे फैसले होते जो नीतिगत होते और उसको प्रमोट किया जाता, अब वो ये बात बोलते, तो ये बात मेरी समझ में आती है। ये सेक्टर बिल्कुल 6 साल से नेग्लेक्टेड है, इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं किया गया है। ये कह रहे हैं कि नहीं बहुत ओवर प्राइस था, तो इसको जमीन पे आने के लिए, प्राइस करेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी था। अब ये कह रहे हैं कि उसको आप बेच दो। अब आप समझिए इस बात को कि इसमें मैक्सिमम वो बिल्डर्स आपके पास मिलेंगे जो ऑलरेडी कस्टमर्स के पैसे से जो जिसका निर्माण कराए हैं। आपको आउटराइट बेचने वाले बिल्डर कम मिलेंगे। तो जो ये बात कह रहे हैं उसमें से सिर्फ परसेंटेज ऐसे बिल्डरों का बहुत कम है, और ऐसे बिल्डरों का जिसने खुद बनाया हुआ है वो सस्टेन कर सकता है अभी भी। तो इसलिए आप ये मानेंगे कि ऐसा बोलने से फ्लैट सस्ते हो जाएंगे, जहां तक मेरी समझ जाती है शायद ये वाला लॉजिक यहां इस्तेमाल नहीं होगा। ये वाला लॉजिक इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन बड़ी समस्या जिसे इग्नोर अभी तक किया जा रहा है, जो आपने साफ शब्दों में इशारा भी किया पवन, कि जिनके जिंदगी भर की मेहनत की, खून पसीने की कमाई अटक गई है फ्लैट्स में, वो पोजेशन तो मिल ही नहीं रहा। मैं नोएडा की बात करूं, आम्रपाली से भी जुड़ी एक खबर है आज कि भाई अब एनबीसीसी आएगा और पैसे लगाए जाएंगे। विश टाउन है जेपी का, फ्लैट मिल कहां रहे हैं? वो एनसीएलटी में चला गया, दूसरे लोग बनाने भी लगे, लेकिन उम्मीद की किरण लिए आस लगाए लोग बैठे हुए हैं अभी भी। हकीकत तो ये है ना। ये सही बात है, पर अब इन्होंने जब पीयूष गोयल ने बात कही है तो इसमें एक लाइन और आपके पढ़ने लायक है ये, कि जब उन्होंने कहा कि बेचो, आप बेच लो, वो इसी में आपका फायदा है। देखिए कितना स्टर्न
अप्रोच में ये कहा गया है, तो इसका अर्थ आप ये भी लगा सकते हैं कि साहब देखिए ऐसा है कि आप बेच लीजिए, वरना हमारे पास आपके लिए कोई अभी आपको एकोमोडेट करने के लिए हमारे पास ना कोई सिस्टम है, ना हमारी कोई अभी विश है, ना ऐसी कोई उम्मीद आप रखिए। तो ऐसे में जिस तरह से आप देख रहे थे कि किसी का पैसा फंस गया, वो नहीं हो रहा है, मतलब स्थितियों में रियल एस्टेट में कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और आपने बहुत अहम बात कही, किस हैसियत से बोल रहे हैं पीयूष गोयल? वो रियल एस्टेट सेक्टर के क्या मंत्री हैं? वो तो रेल मंत्री हैं जी। वो ये बात क्यों कह रहे हैं? देखिए, जो मैं खबर कह रहा था ना, आम्रपाली हाउसिंग प्रोजेक्ट टेकन ओवर बाय सुप्रीम कोर्ट और are all set to get a fresh lease of life with SBI Capital and UCO Bank on Wednesday, agreeing to invest money to complete the flats. मतलब अभी ये घल्लूघारा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा चला रहा है, एनबीसीसी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी वो प्रक्रिया इन मोशन है, काम चालू आहे, मुंबईया भाषा में कहूं, अभी काम चल रहा है, वो चलता रहेगा। आप ईएमआई देते रहो, किराए के फ्लैट में रहते रहो, आपके सपनों का घर अभी तैयार नहीं हुआ है, काम चालू है। पिछले 3 साल से चल रहा है ये। हाँ, पिछले 3 साल से चल रहा है। हाँ, ये आप देखिए, इस तरह के तो आप देखेंगे पूरे देश में, अगर देखेंगे तो इस तरह के कम आपके पास उदाहरण मिलेंगे, और जो मिलेंगे उसमें भी एक्चुअली डिले इतना ज्यादा हो जाता है कि वो मतलब आप यूं समझिए कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एब्सोल्युटली। ये कब पोजीशन मिलेगा? वो इसी फैमिली ने, जिसने मान लीजिए मिड 20s में खरीदा होगा, तो उसको तब मिलेगा जब वो क्या मिड 40s में चला जाएगा। और ऐसे फ्लैट देके कितने कस्टमर्स का भला कर सकेंगे? नहीं, उससे भी बुरा उदाहरण, और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को पवन, 20 साल वाला तो चलो मजबूत उसका दिल होता है और कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की चाह होती है, युवा होते हैं। जो रिटायर कर गए, जिन्होंने अपने पीएफ और अपनी सारी उम्र की कमाई एक फ्लैट में लगा दी, उनकी उम्र है 60 है, 65 साल है, 10 साल पहले फ्लैट बुक कराया था, आज तक पोजीशन नहीं मिली, 75 साल की उम्र हो गई, एक अदद सपना की जिंदगी में अपना भी घर हो, वो आज भी दर दर ठोकरें खा रहे हैं। 75, 80 साल के लोग जी, ये भी हकीकत है, पर इसके बारे में कोई बात नहीं करता। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप किसी दिन बैठ के तबीयत से बैठिए और देखिए कि ऐसे कितने एग्जांपल्स आपको अक्रॉस द कंट्री मिलेंगे, और उसमें से कितनों में कस्टमर्स के साथ न्याय हुआ है। आप बहुत ही चुनिंदा एग्जांपल पाएंगे, बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। आप नोएडा में ही देख लीजिए, कितने बिल्डर्स हैं और कितने कस्टमर्स हैं जो आपकी निगाह में आए कि, और जिसकी जगह पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, या एनबीसीसी आ गया, या एसबीआई आ गया, आपको ऐसे कितने लोग मिलेंगे? बिल्कुल। और ये तो बड़े बिल्डर हैं, तो चलिए सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ इस तरफ और इस पे कुछ फैसले हो गए। आपको मझोले और छोटे दर्जे, मैं वही कह रहा था कि ये आप तो जेपी का नाम जानते हैं, तो आप समझ लेंगे कि चलिए इस पे तीसरी पार्टी आ गई। आप आम्रपाली के बारे में जानते हैं, ऐसे भी बिल्डर्स हैं जो निगाह में नहीं है, और ऐसे बिल्डर्स हैं जिनका इतना ओवर लिवरेज नहीं किया है। वहां जो पैसे फंसे हुए हैं, वो उन कस्टमर्स को कैसे आप जस्टिस देंगे? बिल्कुल सही बात है। और रियल एस्टेट से ही जुड़ी एक और खबर है। देखिए, रियल एस्टेट की मंदी की, उनके संकट का तो आपने जिक्र कर ही दिया, ऊपर से जो मजदूरों को लेकर असमंजस बना हुआ है ना केंद्र और राज्य सरकारों में, और उनको घर तक पहुंचाने में जितनी राजनीति हुई, वो पूरे देश ने देखी है। अब जब चक्का चलाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं रियल एस्टेट से ही जुड़ी एक खबर ले रहा हूं। Hyderabad builders pay for migrants air tickets to lure them back to work. यानी कि हवाई सेवा, हवाई टिकट तक के पैसे अब मजदूरों को देने को तैयार हैं बिल्डर्स। हैदराबाद की ये खबर है कि पटना से हैदराबाद आ जाओ, 4,900 रुपए है, वो टिकट हम आपकी दे देंगे, आप आइए। तो ये अपने आप में मजदूरों का संकट क्या शक्ल अख्तियार कर रहा है, उसकी भी एक वानगी देख रहे हैं पवन। अब नहीं संदीप, आपको सवाल दोहराना पड़ेगा, माफी चाहते हुए। मैं ये कह रहा हूं कि एक खबर ये आई है, हैदराबाद बिल्डर्स पे फॉर माइग्रेंट्स एयर टिकट्स टू ल्योर देम बैक टू वर्क। मतलब रियल एस्टेट में दिक्कत तो है ही, पर जो असमंजस बना, जो व्यवस्था की पोल खुली मजदूरों को लेकर, और राजनीति जितनी हुई, अब मजदूर अपने घर तो चले गए हैं, कुछ अभी भी जाना चाह रहे हैं, पर अब उन्हें वापस बुलाने की भी दरकार है। और हैदराबाद के बिल्डर्स, प्रेस्टीज ग्रुप स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, वो कह रहा है कि भैया हम आपकी हवाई टिकट दे देंगे, पर आइए तो काम तो करिए।
तो मतलब ये मजदूर संकट की भी एक वानगी दिख रही है ना। हाँ नहीं, आप इसमें देखिए ये इस तरह की समस्या देखिए इस देश में पहली बार आई। तो जब बल्क में मजदूर अर्बन सेंटर से गायब हो गए, जब जरूरत पड़ रही है तो ये उसको एक कदम आगे जाके कह रहे हैं कि साहब आप वहां से आइए। अब ये ट्रेंड ये बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा कि जो वो मजदूर जो ऐसे इलाकों में चले गए जहां पे अभी मानसून आएगा, खेती होगी, तो बावजूद इनके, क्योंकि ये देखिए ये बड़ा साइक्लिकल है, तो इनके कहने से वो अपनी खेती बाड़ी जो वो पहले भी करके जाते थे, तो सभी जब आ गए तो उसमें से क्या वो तुरंत अभी वापस लौटने को तैयार होंगे? मेरे ख्याल से ये जेस्चर अच्छा है, प्लानिंग अच्छी है, ऑफर अच्छा है, लेकिन एक तो क्या मास लेवल पे ये मिलेगा क्या? तो मुझे लगता है कि शायद इसकी देखा देखी और भी लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ये ऑफर दे सकते हैं। तो इससे इतनी सुविधा जरूर होगी कि जो रिलक्टेंट होते थे वापस आने के लिए कि ट्रेन में देर लगेगी, कौन जाए, बाद में चले जाएंगे, तो शायद मुझे लगता है कि शायद एक उत्सुकता बनेगी और वापस लौट सकेंगे। तो उन जगहों पे जो ऑक्सिलरी यूनिट्स काम करते हैं, जहां पे कम मजदूर वाले यूनिट्स हैं, उन लोगों को भी शायद इसका फायदा हो सकता है। साथ ही साथ उसको भी हो सकता है जो रियल एस्टेट में जिनको बल्क लेवल पे बल्क में मजदूरों की जरूरत पड़ती है। लेकिन इससे जुड़ी एक और खबर है, मजदूरों से ही जुड़ी। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी वाले लगातार सर्वेज कर रहे हैं मजदूरों को लेकर, ठीक है। एक CMIE है वो आंकड़े जारी कर रहा है, एक अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी वाले, और उनका एक ताज़ा सर्वे आया है जो कहता है मोर देन हाफ ऑफ द कैजुअल वर्कर्स लॉस्ट जॉब्स इन बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनमें से आधे से ज्यादा ने बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में अपनी रोजी रोटी खो दी है, अपना रोजगार खो दिया है। बाकायदा बता रहे हैं उड़ीसा में 67%, झारखंड में 58% और मध्य प्रदेश में 48%, बिहार में 46%। ये किन सेक्टर से इन्होंने इसका चुनाव किया वो सर्वे मैंने नहीं देखा है, पर ये मोटी मोटी बातें आप समझ लीजिए कि देखिए वहां पे जो पार्शियल जॉब लॉस है या जहां बल्क में जॉब लॉस हुआ है, वहां पे अभी जैसे जैसे सिचुएशन अभी जैसे नॉर्मलाइज अभी होगी, जैसे लॉकडाउन खुल रहे हैं, तो इन सब स्टेट्स में जो कि जैसे बिहार का एग्जांपल आता है कि बहुत मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे है नहीं, तो जिस तरह के भी जॉब्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के अलावा वो जॉब रिस्टोर होंगे, तो शायद उसमें से काफी परसेंटेज ऐसा होगा जो इनको वापस जॉब में मिलेगा। बेशक उस रेट पे ना मिले, बेशक उस मजदूरी के साथ नहीं मिले, पर शायद उनको जॉब में आने के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। तो मतलब शायद आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में इतनी ज्यादा निराशाजनक स्थिति नहीं भी हो सकती है। मतलब मैं इस सर्वे को यकीन कर लूं तो भी ठीक है। और एक और दिलचस्प खबर है। दिलचस्प खबर क्या, हमें ये खबर का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दूं जी। जब नोटबंदी हुई 8 नवंबर 2016 को, तो सरकार ने कहा कि उसके वो शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट तो होती रही, लेकिन बाद में सरकार ने कहा कि हमारी एक मंशा ये भी है इस कड़े फैसले के जरिए कि देश कैशलेस हो जाए, हम डिजिटल पेमेंट, मतलब सीधा हाथ में पैसे हम ना रखें। लेकिन ये कोरोना काल के 2 महीनों में कैश विद पब्लिक अप बाय 1.63 लाख करोड़, 1,63,000 करोड़ रुपए का नगद और बढ़ गया है लोगों की जेब में, लोगों के हाथ में। लोग अब नकद में ही धंधा करना चाहते हैं, कोई पैसा ना बैंक में रखना चाहता है, कहीं और रखना ही नहीं चाह रहा है। तो ये नोटबंदी की मंशा जो थी वो कोरोना काल ने इसको बिल्कुल उलट कर दिया है। देखिए नोटबंदी की मंशा की आपने बात की, ये पहले कोरोना की चर्चा छोड़ दी, इसके पहले ही तय हो गया था कि जो पर्पस उसका था वो पर्पस डिफीट हो गया, उसमें से कोई सा पर्पस आप हासिल नहीं कर पाए। ब्लैक मनी का आपने एग्जांपल दिया, वो उस पर कंट्रोल नहीं हुआ। आपने एग्जांपल दिया था कि साहब हम फिजिकल करेंसी का यूसेज कम करना चाहते हैं, वो नहीं हुआ। आप याद करिएगा कि जब सरकार ने नोटबंदी की तो उस समय हमारे पास फिजिकल करेंसी से 17 लाख करोड़ के आसपास, आप देख लीजिए 31 मार्च का डेटा देख लीजिएगा, वो 22 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है। थोड़ा सा ज्यादा ही मैं कम करके बोल रहा हूं, थोड़ा सा ज्यादा ही है। हाँ। तो आप जो पर्पस था वो पहले ही इस्टेब्लिश हो चुका कि वो हासिल नहीं कर पाए। उसमें से एक जिसका एग्जांपल अभी आप दे रहे हैं कि लोग फिजिकल में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये उस अंदेशा जो हमें था
उसी अंदेशे को हमारे पास जो रीजंस हैं उसको और मजबूत करता है। कुल मिलाकर ये है कि जो आपका पर्पस था वो पर्पस डिफीट हुआ। उसके पीछे पहले 2 उदाहरण हम दे रहे थे, एक उसमें से एक और जोड़ लीजिए। तो एक्चुअली हमारा स्टैंड हम जैसे लोगों का जो मानते हैं कि वो एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं हुआ, उनका शक पुख्ता होता है। और एक और खबर आ रही है, देखिए हम सब लोगों से जुड़ी खबरें ही बता रहे हैं। अब इकोनॉमी खोली जा रही है, दुकानें खुल रहे हैं, मॉल्स भी अब खुलने लग जाएंगे। मॉल से जुड़ी एक खबर आ रही है, मॉल्स में दुकानदार रेंट एग्रीमेंट को लेकर दिक्कत हो रही है, रेवेन्यू शेयरिंग पर हम अपना किराया दें, ये बातें तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मॉल्स में जो दुकानदार हैं वो क्या कह रहे हैं कि देखिए लोग तो आने लगेंगे जब हम मॉल्स खोलेंगे, लेकिन हम बड़े डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। बड़े डिस्काउंट होंगे तो बड़े फुटफॉल होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो मॉल्स खुलेंगे भी तो जो डिस्काउंट लेने की आपकी मेरी हम सबकी आदत हो गई है कि मॉल्स में बड़े स्टोर में जाएंगे तो डिस्काउंट बहुत मिलते हैं, अब वो डिस्काउंट नहीं मिल पाएंगे। ये भी आम आदमी से जुड़ी खबर है। और इसमें कहीं ना कहीं जो दुकानदारों को पहले ही नुकसान हो रहा है मॉल्स में जिनकी दुकानें हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े किराए वो देते हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी भी कहीं ना कहीं आहट दिखाई देती है। लब्बो-लुबाब ये आप माल खरीदने जाएंगे मॉल में, आपको डिस्काउंट नहीं मिलेंगे। देखिए ढेर सारे अंदेशे हैं जो मॉल में जो लोग ऑपरेट कर रहे थे, उनके ढेर सारे अंदेशे हैं। अभी तो वो संदीप आप देख रहे हैं जो यहाँ से देख पा रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। जैसे ये कि मॉल में उनका इन्वेंट्री कॉस्ट कितना है, मॉल में जो बाकी और कॉस्ट है उनका वो कितना है, मॉल में अभी वो हिसाब किताब जब करेंगे, मैथमेटिक्स करेंगे, तो क्या मॉल में रहना उनके लिए सही होगा क्या, खासकर तब जब इस तरह की दसियों बंदिशें हैं। तो मॉल में रहा जाए तो मैं तो ये देखता हूं कि न मॉल की दुकानें बल्कि जो मॉल के ऑपरेटर्स हैं जिनके पास बड़े बड़े मॉल हैं उनके फाइनेंसेस पे किस तरह का दबाव होगा। मैं एग्जांपल देता हूं, फर्ज करिए नोएडा के एक मॉल में अगर हमें लग रहा है कि हम इससे ज्यादा दूसरी जगह पे जाके कस्टमर्स का ज्यादा फुटफॉल्स होगा तो हम वहां जाके बिजनेस करेंगे बजाय कि मॉल में रहेंगे। मॉल में कल को सस्ता भी दे अगर उनको रहने के लिए, तो मॉल में नहीं रहना चाहेगा, उसको वो वहां जाना चाहेगा जहां पे कस्टमर्स का फुटफॉल ज्यादा है। तो अभी आप जो देख रहे हैं, ये जिस स्फेयर की आप चर्चा कर रहे हैं, ये अभी हर हफ्ता इसमें बदलाव होगा और अभी भी कुछ भी पुख्ता तौर पर इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता, न कस्टमर्स के बारे में, न फुटफॉल्स के बारे में, ना जो उनका इन्वेंट्री कॉस्ट है उसके बारे में, ना जो दूसरे कॉस्ट है उसके बारे में। तो कस्टमर्स, दुकानदार और जो मॉल के ऑपरेटर्स हैं, इन तीनों को ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आगे चल के, मतलब जब अब देखेंगे 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 3 महीने बाद, तो ये अभी मतलब काफी कुछ अभी इसमें देखना बाकी है। तो हर सेक्टर में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। और एक और सेक्टर सिविल एविएशन की भी बात कर लें, हवाई सेवा शुरू हो गई है, पवन एयरपोर्ट्स काम करने लगे हैं और एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन ये पिछले 1 साल की बड़ी खबर रही है। और प्राइवेट प्लेयर्स आए, उन्होंने बिड किया, पोजीशन लेनी थी, निजीकरण होना था। अब आज की एक बड़ी खबर है, कांट पायलट एयरपोर्ट्स इन रफ वेदर। मौसम खराब है, एयरपोर्ट नहीं चला पाएंगे। कौन कह रहा है? अडानी ग्रुप, बड़ा ग्रुप है। अहमदाबाद, लखनऊ और बेंगलुरु की इन्होंने पोजीशन लेनी थी, वहां पर इन एयरपोर्ट्स का काम अडानी ने करना था। बाकी और एयरपोर्ट्स भी हैं, पर इन 3 एयरपोर्ट्स अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु की पोजीशन लेने से इनकार कर दिया है कि भैया अभी मौसम खराब है। ये तो होना ही था। देखिए कोई भी इसमें मतलब अडानी है तो मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, पर इसमें अभी जिस तरह के आपके पास फाइनेंशियल मसल चाहिए, ये वो है। पहले आप अभी आप देखेंगे, खुद मैथ करेंगे तो मेरे ख्याल से इतनी कोई बड़ी समस्या इसमें नहीं अभी आएगी शायद, जहां तक मेरी समझ है। कुछ दिन रुकना पड़ेगा, 6 महीने रुक जाएंगे, साल भर रुक जाएंगे, पर यह है कि जिसको आप प्राइवेटाइज करना चाहते थे वो उसको आप वो डिले होगा। सबसे जो इसके जो दुष्परिणाम सबसे बड़े आएंगे कि अभी जो प्लान कर रहे हैं आप कि साहब हम जो है 26 एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करेंगे, कितने एयरपोर्ट प्राइवेट हाथों में देंगे, उसके लिए कितने लोग
उसके लिए लोग कितने आएंगे, उसमें कितनी दिलचस्पी दिखाएंगे, या वहां पे उदासीनता बनी रहेगी, या वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये प्रवृत्ति जो है, ये ट्रेंड जो है वो नहीं, देखिए नुकसान इसमें करेगा। ट्रांसफर ये ज्यादा फी का बड़ी बात है। खेल है। 6 एयरपोर्ट्स थे, बाकी एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम यानी कि तिरुवनंतपुरम, जयपुर और गुवाहाटी 2000 करोड़ की ट्रांसफर फी थी, अभी वो देनी थी, तो इन 3 की 1000 करोड़। लेकिन अडानी ग्रुप ने फोर्स मेजोर, यानी कि अभी आपदा काल है, अभी हम नहीं दे पाएंगे ट्रांसफर फी, अभी हम पोजीशन नहीं ले रहे हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, 26 एयरपोर्ट की बात है, ये प्रोसेस भी अपने आप में डिले हो सकता है। जी, और जी। इन सब का मिलाकर असर क्या हो रहा है, देखिए एक और बड़ी खबर है, अ वी शेप्ड रिकवरी दैट मे वैनिश सून। वी शेप्ड रिकवरी की बात हो रही थी, आपके मित्र कार्तिक सुब्रमण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वो कहते हैं स्पेनिश फ्लू में 10% आबादी पर असर पड़ा था, तब भी वी शेप्ड रिकवरी हुई थी। अभी तो 1% आबादी पर असर पड़ा है कोरोना संक्रमण का, वी शेप्ड रिकवरी होगी। लेकिन यहां पर अब जानकार क्या कह रहे हैं कि जो ये वी शेप्ड रिकवरी दिखने भी लगी है, कहां दिखने लगी है, फोन्स में, आईफोन्स की, नॉर्मल फोन्स की बिक्री बहुत बढ़ी है जैसे ही बाजार खुलने लगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कपड़ों की, जूतों की, कि ये छूमंतर हो सकती है। ये तो पेंटअप, मतलब लोग बैठे हुए थे, डिमांड थी, 2 महीने से घर में थे, तो हफ्ते 10 दिन की है ये, और ये भी काफुर हो जाएगी, ये छूमंतर हो जाएगी। अभी वी शेप्ड रिकवरी की उम्मीद ना लगाइए। आप कैसे देखते हैं? मैं बड़े सेक्टर में संदीप, मैं वी शेप रिकवरी में तब देखूंगा जब जब इस देश में अभी सीमेंट का पेंट अप डिमांड होगा, जब इस देश में स्टील का पेंट अप डिमांड होगा, जब इस देश में एकाएक कोल की भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो मेरे लिए वो ये जो ये बल्क वाले सेक्टर हैं, जहाँ पे वैल्यू भी ज्यादा है और जहाँ पे वॉल्यूम भी ज्यादा है, अगर वहां पे ये स्टेडी करता है वी शेप, तो मेरे लिए वो वी शेप रिकवरी होगी। ये जिन आइटम्स की आप बात कर रहे हैं, ये वी शेप की रिकवरी होके भी स्टेबलाइज होता है, क्योंकि देखिए इसकी अपनी एक लिमिट है। और खासकर फर्ज करिए कि ये प्री लेवल पे पहुंच जाएंगे जनवरी के लेवल पे, तो भी कोई बहुत ज्यादा कमाल नहीं होगा और एक जगह जाके ये स्टेबलाइज करेगा। पर जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतने सारे प्लान्स हैं, तो उन जगहों पे अगर जिन आइटम्स की मैंने बात की, इन आइटम्स में अगर आप देखेंगे कि डिमांड बढ़ा है, तो वो ज्यादा अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, बजाय कि हम इन चीजों को जो गिन रहे हैं अभी। जी, आखिरी खबर, और ये मूडीज का जो मूड बदला भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर, कबाड़ से एक ऊपर भारत की इन्वेस्टमेंट ग्रेड को जो रखा है, अब उस पर वित्त मंत्रालय के लोग क्या कह रहे हैं, रेटिंग्स एजेंसीज हैव डबल स्टैंडर्ड्स, कि भाई रेटिंग एजेंसी के दोहरे मापदंड है। पर मुझे याद आता है 2017 का वो वाकया, जब 14 साल बाद अपग्रेड किया था स्टेबल से पॉजिटिव। मूडीज ने, तो प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, उस वक्त गृह मंत्री देश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह ने भी ट्वीट किया, अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा कि देखो मूडीज ने हमें अपग्रेड किया, ये भारत में जो सुधार हम लेकर आए हैं, जो हमारी मंशा है, उस पर मोहर लगा दी। तो ये तो मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू हो गया। अब दोहरे मापदंड की बात करने लगे, अब मूडीज की बात को नकार रही है सरकार। ये तो देखिए होना ही था, और सरकार में फिर भी ये जानना ये जरूरी है कि किन किन लोगों ने इसकी बुराई की है। अगर कार्तिक सुब्रमण्यम ने किया है तो फिर मेरे लिए इतनी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो जो जनरली मैं देखता हूं कि वो जो बोलते हैं वो हो नहीं पाता है। जब से वो इस पद पे आए हैं, आप देखेंगे इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, एक्सपोर्ट्स के बारे में, वो जो बोलते हैं वो शायद उतना हो नहीं पाता है। तो इस पे भी मैं, अगर वो बोल रहे हैं कि हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, तो मैं इस बात पे ज्यादा तवज्जो पेश नहीं करूंगा। कार्तिक सुब्रमण्यम नहीं, वित्त मंत्रालय के जो अफसरान हैं वो कह रहे हैं रिकॉर्ड पे आके तो सुब्रमण्यम साहब ने कहा है, किसी और ने, दूसरे ने रिकॉर्ड पे बोला है, तो इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन क्योंकि ऑथराइज उन्हीं को किया गया था बोलने के लिए, ये मुझे पता है। तो आपको ही बता देता हूं कि जब आप पिछली बार तो पार्टी की थी इन्होंने, जब इनकी रेटिंग बदली थी सरकार की, तो अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिस दिन अपग्रेड हुआ था, उसके दिन उसके अगली सुबह में। तो साहब ये जब आप समझते हैं, या आपको, अच्छा देखिए, पहले से इनको पता था कि हम डिग्रेड, हमारा डाउनग्रेडिंग हो सकता है,
पहले से इन्होंने स्ट्रेटजी भी, सरकार के अलग अलग लोग पहले से स्ट्रेटजी बनाए हुए थे कि हमें क्या बोलना है। तो अगर डाउनग्रेड हुआ है और डाउनग्रेड में को ये इस तरह से ले रहे हैं कि नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मतलब ये है कि जब अच्छा होता तो अभी फिर पार्टी कर रहे होते। हाँ, और यहां पर सिर्फ मूडीज ने नहीं, मूडीज तो हमेशा बुलिश रहा है भारत पर, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, फिच ने भी डाउनग्रेड किया। अब मूडीज, उसमें सरकार का मूड बदल गया। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, हमारे साथ जुड़े और आपने वक्त निकाला और विश्लेषण किया। तो आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।